साथियों नमस्कार, मैं हृदय शंकर, आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधारशिला पर अपनी तैयारी सुनिश्चित की थी। उस पर बन सकने वाले बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी नज़र दौड़ाई थी। उसी के क्रम में अब अगला जो मॉड्यूल है जिसका नाम ध्यानाकर्षण है, ध्यानाकर्षण पर हम सब लोग अपनी तैयारी सुनिश्चित करेंगे। इससे बन सकने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के, वो कितने बन सकते हैं और कितना उसके क्या आंसर होंगे, मैंने इसमें समेकित करने का प्रयास किया है। तो आइए मेरे साथ। पहला प्रश्न है, कोठारी आयोग कब गठित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1966, 1964, 1968 और 2009। जी हाँ, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन सी आरटीई एक्ट 2009 और फिर ऑप्शन डी एनसीएफ 2005। इसमें ऑप्शन ए कोठारी आयोग ने यह कहा था कि भारत का भाग्य हमारी कक्षाओं में निर्मित होता है। आइए अगले प्रश्न पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह कितने वय वर्ष के बच्चों के लिए है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 10 वर्ष के लिए, 4 से 16 वर्ष के लिए कि सभी के लिए? तो इसमें पहला विकल्प सही है, 6 से 14 वर्ष वय वर्ग के बच्चे जो हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह निर्धारित है। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन सी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? जिसमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह है। आप सब लोग मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ ये बिल्कुल हमको पता है। ऑप्शन डी, जी हाँ, उपरोक्त सभी यानी तीनों जो मॉड्यूल हैं ये शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित किए गए हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है शिक्षण कहानियों की, शिक्षण तकनीकियों की, शिक्षण योजनाओं की और शिक्षण बाधाओं की। तो जी इसमें भी दूसरा विकल्प शिक्षण तकनीकियों की बात की गई है। अगर हमको सीखना है 18 शिक्षण तकनीकियां तो हमें अध्ययन करना होता है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का। तो इसमें जो शिक्षण तकनीकियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है ऑप्शन ए उपचारात्मक शिक्षण से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से, ड्रॉप आउट बच्चों से या बालिका शिक्षा से। तो इसमें पहला ऑप्शन ट्रीटमेंट यानी कि रेमेडियल टीचिंग से है, तो उपचारात्मक शिक्षण वाला ऑप्शन सही है। इस पर हम लोग टिक करेंगे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? आयु में बड़े छात्रों के लिए, आउट ऑफ छात्रों के लिए, कक्षानुरूप संप्राप्ति ना कर पाने वाले छात्रों के लिए, फिर ऑप्शन डी है कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है कक्षानुरूप संप्राप्ति न प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए इस मॉड्यूल को विकसित किया गया है। यानी जो बच्चा कक्षा 8 में है उसे कक्षा 6 और 7 की दक्षताएं, 5 की दक्षताएं हासिल नहीं हो पाई हैं, तो उसको जो है हमें शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का जो सहयोग मिलता है वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों को सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है? जी हाँ, तो वो यही मॉड्यूल है जिसका नाम ध्यानाकर्षण है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है फाउंडेशन लर्निंग के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए, नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें रेमेडियल टीचिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यानाकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशल को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। बी ऐसे बच्चों की मदद करना जो ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं। सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है कि जिन बच्चों का स्तर कक्षा के अनुरूप अवधारणा कौशलों को सीखने में नहीं है, कठिनाई महसूस करना है, उनकी हमें मदद करना है। ध्यानाकर्षण
हस्त पुस्तिका किन कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में मददगार है? ये कक्षा 3 से 8 तक के लिए है और 1-2 तो फाउंडेशन लर्निंग के लिए है, तो 1-2 में कोई ध्यानाकर्षण की जरूरत नहीं है, 3 से 8 तक के लिए। वैसे इसमें हम 4 से 8 तक भी कर सकते हैं। 4 से 8 तक के लिए अगर ऑप्शन होता तो वो भी सही माना जाता। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 से 8 तक की ही बात की गई है, लेकिन शिक्षकों का ये विचार है कि कक्षा 3 के बच्चों को भी ध्यानाकर्षण की जरूरत है, तो इसलिए इस ऑप्शन को सम्मिलित किया गया है कक्षा 3 से 8 के रूप में। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? जी हाँ, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं और इनमें से क्या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 4 भाग में वर्णित है? इनमें से क्या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में वर्णित है? ऑप्शन दिया गया है सीखने के स्तर का अवलोकन करना, आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने, फिर ऑप्शन सी है ध्यानाकर्षण शिविर की अवधारणा, उपरोक्त सभी। तो मॉड्यूल 4 में जो है आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने की बात की गई है। बेस लाइन जो टेस्ट है उसके तमाम नमूने भाग 4 में प्रस्तुत किए गए हैं। 14वां प्रश्न, ध्यानाकर्षण या उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को कक्षानुरूप बनाने के लिए, ऑप्शन बी कक्षा में तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चों को कक्षानुरूप बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी विषय विशेष में कमजोर बच्चों को उस विषय में दक्ष बनाने के लिए, सभी बच्चों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराने के लिए। तो इन चारों विकल्पों में सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वो है अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को कक्षानुरूप बनाने के लिए। 15वां क्वेश्चन पर आइए सर। शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश न हो, इसके लिए उचित तरीके हैं। एक से अधिक विकल्प चुना जा सकता है इस प्रश्न के लिए। तो इसमें सर ऑप्शन ए है शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीकों का प्रयोग कर ध्यानाकर्षण करने से यह संभव है। ऑप्शन बी है शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा ऐसी बच्चों का सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग करके यह संभव है। तो ये जो दो विकल्प है यही सर सही है। ऐसे बच्चों का विद्यालय बदलने से यह संभव है, ये गलत है। ऐसे बच्चों को उन विषयों को पढ़ने से छूट मिले जिनमें कठिनाई का अनुभव होता है, ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी इस प्रश्न के सही आंसर हैं। ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं, अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। ऑप्शन बी हाँ, उनके अनुभव से बच्चों को लाभ मिलेगा। ऑप्शन सी हाँ, इससे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी। और ऑप्शन डी है 2 एवं 3। तो जी हाँ, बी और सी ये दूसरा और तीसरा विकल्प ये सही है। समस्याएं खड़ी नहीं होंगी सर, इससे हमें समुदाय की सहभागिता मिलेगी। 17वां, हमारे यहाँ कमजोर बच्चे आते हैं का मतलब है यह एक भ्रांति है। हर बच्चे में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। हमारा नजरिया किसी को कमजोर बनाता है, ये सभी। ऑप्शन ए यह एक केवल और केवल भ्रांति है। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण माता पिता की शैक्षिक स्थिति, ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, ये सभी। जी हाँ, ये सभी बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण है। शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं लेते, बच्चे अपनी समस्याएं एवं जिज्ञासा नहीं व्यक्त कर पाते, बच्चे पाठ समझ कर न आने पर भी समझ लेने की बात करते हैं, उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी ऑप्शन ये सही है। व्यवहार अगर कठोर होता तो बच्चे खुलकर बात नहीं कह पाते। एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है सतत आकलन, समस्या पर चिंतन, समय रहते समस्या का निस्तारण, उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी शिक्षण प्रक्रिया में शामिल रहना चाहिए। शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है छात्रों का नियमित आकलन, शिक्षण योजना का निर्माण, शिक्षक एवं छात्रों की क्रियाशीलता, कठोर अनुशासन। तीनों ऑप्शन आवश्यक है सर। ये चौथा कठोर अनुशासन ये बिल्कुल मना है।
भय मुक्त वातावरण बनाने की बात होती है। तो अब अगले प्रश्न की ओर 22वां प्रश्न पर आ गए हम लोग। हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि एक समान निर्धारित कर दिया जाए। गलत। शिक्षकों की रुचि के अनुसार हो, यह भी गलत। छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीके के अनुसार हो, यह सही है। इंडिविजुअली हम हर बच्चे को देख करके उसकी आवश्यकता के हिसाब से शिक्षण विधि का चुनाव करते हैं, यही ध्यानाकर्षण मॉड्यूल बताता है। 23वां प्रश्न। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें, उनका अवलोकन भी करें। उपरोक्त सभी, जी हाँ उपरोक्त सभी, उनको ध्यानपूर्वक सुनना भी है, उनके अच्छे कार्यों की सराहना भी करनी है जिससे उनको धनात्मक पुनर्बलन मिलेगा, सतत अवलोकन भी करना है ताकि हम मूल्यांकन से अपना भी फीडबैक ले सकें और बच्चे को भी समझ सकें कि क्या क्या उसे प्रोवाइड करना है। आगे, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आप इस कथन से पूर्ण सहमत, पूर्ण असहमत, कुछ सहमत, पता नहीं, तो हमें इससे पूर्ण सहमत होना है। यह मनोवैज्ञानिक कथन है। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। सभी बच्चों को एक ही प्रकार के तरीके के शिक्षण से सभी बच्चे सीख नहीं पाते, कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं, कुछ कुंठित हो जाते हैं। उपरोक्त सभी, यही चीज है, हमें एक प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए कठोर होनी चाहिए कि लचीली होनी चाहिए कि दोनों होनी चाहिए कि पता नहीं, जी लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए हमारी शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया, ताकि हम उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकें। आप अभी तक किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते आए हैं? लचीली, छात्र सहभागी, व्यवहारिकता युक्त या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी में हमें टिक करना है। कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है? छात्रों से प्रश्न करना, उनकी कॉपी जांचना, छात्रों से कक्षा शिक्षण के बारे में बात करना। ऑप्शन डी, यह जानना कि दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन यह है कि हमें यही कोशिश करना है कि वे जो हम चाह रहे हैं, जिन दक्षताओं को उन्हें हासिल कराना चाह रहे हैं, उसको वो प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर नहीं। लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह। तो ये क्या है? ध्यानाकर्षण लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है। ये लर्निंग आउटकम पर फोकस करता है कि हर बच्चे को लर्निंग आउटकम प्राप्त होना चाहिए ही। लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम एसएमसी की योजना है, विद्यालय में सुधार है कि अधिगम संबंधी परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है या सीखना सिखाना है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अधिगम संबंधी परिणाम जो लक्ष्य आधारित है, ये सही है। लर्निंग आउटकम को और क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं? लर्निंग आउटकम को और क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं, प्रयुक्त सभी। जी हाँ, प्रयुक्त सभी। लर्निंग आउटकम खाली स्थान आधारित लक्ष्य है। कक्षा, परिणाम, विद्यालय, अभिभावक, तो परिणाम आधारित लक्ष्य है। वे दक्षताएं जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती है, कहलाती हैं। यही है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम की डिफिनीशन है वो। लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, माता पिता का आदर करना सीख जाते हैं, कक्षा का गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए, विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं, यह सही है। अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप की चर्चा निम्न में से किस मॉड्यूल में है? निष्ठा में है, अरमान में है, ध्यानाकर्षण, आधारशिला। साथियों, आप जरूर जो है इसका आंसर जान रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे होंगे कि हाँ ये हमें पता है, ध्यानाकर्षण। जी हाँ, ध्यानाकर्षण में लर्निंग गैप की बात की गई है। एलजी बराबर ईओ माइनस एओ, यानी एक्सपेक्टेड आउटकम से एक्चुअल आउटकम को घटा देते हैं, लर्निंग गैप पता चल जाता है। तो लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्यापन कर रहे अध्यापकों
को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। कथन सत्य है, कथन असत्य है, अनिश्चित है, अपूर्ण है। ऑप्शन ए सही है, कथन बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। लर्निंग गैप का पता लगाने का सही समय क्या होगा? सत्रारंभ, सत्रांत, सत्र परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में। जी हाँ, इसमें पहला सही है। जैसे ही सत्र शुरू होगी तब हम पता करेंगे लर्निंग गैप के बारे में बेसलाइन टेस्ट के माध्यम से। लर्निंग गैप का आशय है अपेक्षित अधिगम एवं वास्तविक अधिगम में अंतर। जी हाँ, यानी EO माइनस AO। सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है। सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है वार्षिक परीक्षा हेतु, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप जानने हेतु, और फिर है अधिगम संबंधी प्रमाण हेतु। इनमें से किसी के लिए नहीं। तो ऑप्शन बी, अधिगम स्तर में अंतर के लिए सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है। आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है तिमाही परीक्षण हेतु, मासिक परीक्षण हेतु, वार्षिक परीक्षा हेतु, आरंभिक परीक्षण हेतु। आकलन प्रपत्र बनाना मतलब आरंभिक परीक्षण के लिए बेसलाइन टेस्ट है। आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? कमजोर छात्रों की पहचान करना, मूलभूत दक्षता रुचि निर्माण, आकलन प्रपत्र निर्माण, ब्लूप्रिंट बनाना। तो आकलन प्रपत्र निर्माण में ही हम पहले क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो सर्वप्रथम कार्य क्या करेंगे? हम आकलन प्रपत्र का निर्माण करेंगे, जिसमें हमको ब्लूप्रिंट भी बनाना पड़ता है। तो आप ब्लूप्रिंट बनाना इस ऑप्शन को यहाँ पर न रखें सर, 3 ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे हम, तब आकलन पत्र का निर्माण सही होगा। आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ लिखित। तो सी नंबर सही है, वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत क्रमशः कितना कितना होगा? तो जी हाँ, 20%, फिर 50%, फिर 20%, फिर 10% ये होगा। अगला प्रश्न है कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? ऑप्शन है 20 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न, 15 प्रश्न और 5 प्रश्न। जी कक्षा 3 प्राइमरी के अंतर्गत आता है, तो प्राइमरी में हमें 15 प्रश्न बनाने हैं। तो ऑप्शन भी सही है, 10 और 5 प्रश्न। और जूनियर में यानी कि उच्च प्राथमिक में सर 25 प्रश्न होते हैं। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो 20 और 5, 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया गया है? वो है 3 अंक का। आकलन के पश्चात कुल कितने समूह का निर्माण होगा? 3 समूह का निर्माण होगा। एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान सतत रूप से कैसे करते हैं? ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन बी पाक्षिक और ऑप्शन डी है मासिक, जिसमें ए नंबर सही है, प्रतिदिन आकलन करते हैं। आधारभूत आकलन के पश्चात एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने के पूर्व क्या जानना तथा करना अत्यंत आवश्यक है? अधिगम स्तर की सूची, समूह निर्धारण, उक्त सारणी, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी सही है। आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? शिक्षण विधि में बदलाव, सुधार की संभावना, ये महत्वपूर्ण पक्ष है। आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? संवर्धन क्रियाएं, ध्यानाकर्षण तकनीकी, आकलन के तरीकों में बदलाव, अभ्यास। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, संवर्धन क्रियाएं। आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे? जिस कक्षा में बच्चा है ठीक पीछे की कक्षा से, वर्तमान कक्षा के पीछे से सभी कक्षाओं से। तो ऑप्शन सी सही है, वर्तमान कक्षा के पीछे से सभी कक्षाओं से।
यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 1 व 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें पुनः कक्षा 1 व 2 में प्रवेश दिया जाएगा। ऑप्शन बी फाउंडेशन लर्निंग में रखेंगे। ऑप्शन सी कक्षा 5 में ही रखेंगे। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, यानी कक्षा 5 में ही उसको रखेंगे। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के 3 समूह ए बी सी बनाते हैं। दूसरा, प्राथमिक में 3, उच्च प्राथमिक में 4, आवश्यकता अनुसार कोई आवश्यकता नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह ए बी सी बनाते हैं। आरंभिक परीक्षण में कक्षा 6 से 8 में समूह बी के प्राप्तांकों का समूह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है 35 से 75। अगर सर 35 से 75 के बीच है प्राप्तांक तो वो ए ग्रुप का होगा, और अब 34 से 26 ये 20 का होगा। 26 से 34 के बीच है, यानी ऑप्शन बी ये वाला ऑप्शन जो है सही है सर। 25 से कम होगा तो सी होगा। 3 ग्रुप में बांटना है। अब आइए अगले प्रश्न पर। किस प्रकार के समूह का निर्धारण उचित समूह, किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा? समुदाय के आधार पर, जिसमें शिक्षक आसानी से ना आ जा सके, प्रत्येक समूह में सभी स्तर के छात्र हों, दिव्यांग छात्रों का अलग समूह हो? जी नहीं, इसमें सी ऑप्शन सही है। प्रत्येक समूह के सभी बच्चों, प्रत्येक समूह में सभी स्तर के छात्र हों। प्राथमिक स्तर में समूह निर्धारण संबंधित कथन है 21 से 75 अंक तक समूह ए, 16 से 20 अंक तक समूह बी, और 25 से कम अंक पर समूह सी। तो इसमें 16 से 20 अंक तक समूह बी, ये ऑप्शन सही है सर। इसमें समूह बी हो जाएगा 16 से 20 अंक के बीच अगर अंक आते हैं तो। ओके सर। 57 प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे, यानी 16 से 20 होंगे सर। वही प्रश्न है ये। समूह 2 में किस कक्षा के अधिगम स्तर वाले बच्चे इस समूह के बच्चों के साथ चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करेंगे? ये 4-5 के बच्चे के लिए काम करेंगे। शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी में क्या होना आवश्यक है? वार्षिक परीक्षाफल, सत्रांत परीक्षाफल का परिणाम, अधिगम स्तर की सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम, सूची, समय सारणी, कुछ नहीं। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है? 50 दिवसीय होती है। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है? 1 घंटा कार्य करना है। जी हाँ, ध्यानाकर्षण किताब के अनुसार इसमें ऑप्शन सी सही पाया गया है। इसे आप ध्यान दें कि शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर 1 घंटा काम करना है। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा जनपद स्तर पर, विकास क्षेत्र से, संकुल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर? तो जी हाँ, विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषयों पर कार्य किया जाएगा? हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी गणित, हिंदी गणित, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान। तो इसमें ये डी नंबर सही है, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान। चूंकि ये 6 से लेकर 8 तक यानी अपर प्राइमरी के लिए भी है, तो वहाँ के बच्चों का ध्यान रखते हुए ध्यानाकर्षण कार्यक्रम संचालित करना है। ध्यानाकर्षण शिविर के शिक्षण कार्य में सम्मिलित है कक्षा का पूरा पाठ्यक्रम, चुने हुए लर्निंग आउटकम, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन भी सही है, चुने हुए लर्निंग आउटकम शिक्षण कार्य में सम्मिलित है। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाता है, छात्रों में भिन्नता नहीं की जाती है, और बाकी ये सारे काम किए जाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन, प्रोजेक्ट कार्य, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, ये किया जाता है, केवल भिन्नता नहीं की जाती है। अगर कोई बच्चा ग्रेड ए का है तो हमारे दिमाग में संरक्षित रहे कि ये ग्रेड ए का है, ग्रेड बी का है कोई बच्चा तो ग्रेड बी, इसी प्रकार सी का है तो सी हमारे दिमाग में रहे। बाकी हमें बच्चे को नहीं बताना है, इससे क्या हो सकता है, उसके मन में हीन भावना आ सकती है। ठीक है सर। तो हीन भावना ना आए इसके लिए जो है
हीन भावना ना आए, इसके लिए हम लोग ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। 66 50 कार्य दिवस के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा जिन बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाएगा वो निम्नलिखित में से है। शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, सूची बनाने किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करने पर जो बच्चे 1-2 के लर्निंग आउटकम स्तर पर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा? पहले ध्यानाकर्षण शिविर में किया जाएगा। ध्यानाकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण योजना, शिक्षण की कार्य योजना कितने सप्ताह में विभाजित है? 7 सप्ताह में विभाजित है। ध्यानाकर्षण शिविर के प्रथम सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना। ध्यानाकर्षण शिविर के प्रत्येक सप्ताह में किन तकनीकियों गतिविधियों की पुनरावृत्ति अवश्य होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें सर ए, सी, डी, एफ ये सही है। यानी रोचक प्रस्तावना हो, प्रश्न पूछना, बैठक व्यवस्था, टीएलएम का प्रयोग। और ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तरीके को लागू करेंगे? परिवेश व संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, शैक्षिक भ्रमण, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना, प्रोजेक्ट कार्य, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत। चतुर्थ सप्ताह ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है? 5वां और 7वां सप्ताह निर्धारित किया गया है शैक्षिक भ्रमण के लिए। ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कौन सा शिक्षण तकनीक शामिल नहीं है? सीखने के लिए बातचीत शामिल नहीं है, ये तो शुरू में होता है। ध्यानाकर्षण शिविर के 6वें सप्ताह में निम्न में से कौन सा शिक्षण तकनीक सम्मिलित की गई है? पहली और दूसरी, सीखने के लिए बातचीत और जोड़ी में कार्य। ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे? परिवेश व संसाधनों का उपयोग, अभ्यास का अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, शैक्षिक भ्रमण। ये चीज सर लागू किया जाएगा। शैक्षिक भ्रमण तकनीक शिक्षण की एक प्रभावी तकनीक है। इससे बच्चे आनंद पूर्वक तथा संकोच एवं तनाव मुक्त होकर सीखते हैं। जी हाँ, समय व धन की बर्बादी है, ये सर गलत निगेटिविटी है अगर ऐसा हम सोचे तो। और जान जोखिम का खतरा बना रहता है, ये भी निगेटिविटी मान के चला जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी। तो अब इस प्रकार से हमारा पहला विकल्प सही होगा। शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी का क्या क्रम है? शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी का क्या क्रम है? तो समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी, अधिगम स्तर संबंधी सूची। लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी, अधिगम स्तर संबंधी सूची, समूह निर्धारण। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, अधिगम स्तर संबंधी सूची पहले हो, फिर उसके बाद हम समूह निर्धारित करेंगे, तब उसके बाद लर्निंग आउटकम की सूची लेंगे, उस सूची के अनुसार समय सारणी बनाएंगे, दिशवार विभाजन करेंगे। अधिगम स्तर संबंधी सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड सिटिंग प्लान, इनमें से क्या है? एक प्लानिंग है, नियोजन है। ये बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सभी छात्रों को प्रतिभागिता का अवसर मिल जाता है। कम सुनने या कमजोर नजर वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत मिलेगी? रोचक प्रस्तावना, फिर अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, फिर अगला ऑप्शन है कक्षा प्रबंधन या बैठक व्यवस्था। तो इसमें कक्षा प्रबंधन या बैठक व्यवस्था की सहायता से बच्चे के टच में रहेंगे।
दिए गए कथन में बेमेल बताएं कि कक्षा प्रबंधन तथा बैठक व्यवस्था के अहम पहलू होते हैं। समय समय पर बच्चों को चंद्राकार आकृति में बैठाएं, विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को जोड़ी में बनाकर बैठाएं, कभी कभी बच्चों को छोटे समूह में बैठाकर कक्षा शिक्षण करें। फिर डी है, कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले, बोलने में असुविधा हो, उन्हें अंतिम पंक्ति में बैठाएं। नहीं, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाना है, यह गलत हो गया सर। कम सुनने वाले बच्चे और कमजोर नजर वाले बच्चे, बोलने में सुविधा हो, उन्हें हम पहली पंक्ति में बिठाएंगे, अपने सामने बिठाएंगे। किसी शैक्षिक समस्या के दृष्टिगत अध्यापक ने राम को पीछे से श्याम के पंक्ति में स्थान दे दिया। शिक्षक यहाँ क्या करना चाहते हैं? बैठक व्यवस्था में परिवर्तन, जिससे श्याम को सीखने में मदद मिलेगी। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन ए, बैठक व्यवस्था को समय समय बदलना, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पीछे बिठाना, छोटे समूह में शिक्षण कार्य, विभिन्न क्षमता के बच्चों को जोड़े में बिठाना। सर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पीछे नहीं बिठाना, ये हमारे शिक्षण तकनीकी में नहीं है। ये गुमसुम किनारे कोने में बैठा रहेगा, तो ये फिर हमारे उद्देश्य को पूरा होने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम इन बच्चों को अलग थलग नहीं रहने देंगे। आइए आगे। अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, किस प्रकार होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार छोटे समूह में होने चाहिए, गोलाकार बड़े समूह में, पंक्तियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था अर्धचंद्राकार छोटे समूह में होना चाहिए। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं कमजोर बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में क्रम किस प्रकार की होनी चाहिए? कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10%, बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% के साथ होनी चाहिए। नोट कर लेंगे सर, ये परसेंटेज है, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% हो और बच्चे की क्रियाशीलता 75 से 80% के साथ हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। एक कक्षा में शिक्षक बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में होगी। 30 मिनट तक बच्चे क्रियाशील होंगे, 10 मिनट। इसके पुष्टि के लिए आप ध्यानाकर्षण किताब में पेज नंबर 21 पर आप देख सकते हैं। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में होगी 30 मिनट होगी सर। 30 मिनट लगभग बच्चों की क्रियाशीलता होनी चाहिए। ये एक डायग्राम है सर। इस डायग्राम में हमें पता करना है कि 1 व 2 ये यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर सर प्रस्तावना आएगा 1 नंबर पर और 2 पर आएगा ध्यानाकर्षण। थोड़ा ध्यान दें, प्रस्तावना होगा, फिर उसके बाद अभ्यास और प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आकलन होगा। आकलन में अगर पाया गया कि बच्चे ने अचीवमेंट नहीं कर पाया है तो हमें उसे ध्यानाकर्षण की ओर ले जाना होगा, और अगर वो अचीवमेंट कर लेता है तो उसे फिर संवर्धन करना है। और यहाँ है सर ध्यानाकर्षण के में जो है, जब वो शिक्षा की मुख्य धारा पे आ जाएगा तो पुनः उसको हम कहाँ लाएंगे? प्रस्तावना पर लाएंगे। प्रकरण व ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका है। शिक्षण योजना एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ छोटे समूह में शिक्षण कार्य। प्रकरण व ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका है। शिक्षण योजना एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ छोटे समूहों में शिक्षण कार्य। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? जी हाँ, 18 शिक्षण तकनीकियां हैं। ध्यानाकर्षण तकनीकी का प्रयोग करने से छात्रों में पुनः आत्मचिंतन, आत्मविश्वास जगता है। वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, ये तो अलग बात हो गई। विद्यालयों से निराश नहीं होंगे, हाँ जी ये सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही है कि छात्रों में जब पुनः
आत्मविश्वास जगेगा, तो ये तीनों अपने आप हो जाएगा। तो 90 क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में है। शिक्षण तकनीकी से बच्चों को क्या लाभ होगा? बच्चे उत्साहित होकर आनंद पूर्वक सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। ऑप्शन बी, उदाहरणों को समझने में आसानी होगी। ऑप्शन सी, एक दूसरे की सहायता से सीखेंगे और आकर्षण वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। डी, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन सर उपरोक्त सभी है। ध्यानाकर्षण तरीके या तकनीकों में सम्मिलित नहीं है, समुदाय का सहयोग सम्मिलित नहीं है। और ये ऑप्शन ए, अभ्यास को अवसर देना सम्मिलित है। सरल से कठिन की ओर सम्मिलित है। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति भी सम्मिलित है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? छात्रों का उत्साहवर्धन। नहीं भाई, ये तो होगा। आप अपने कार्य के प्रति शिक्षक के विचार, ये भी होगा। सुधार के क्षेत्रों का पता लगेगा, ये भी सही है। नकारात्मक माहौल का निर्माण, ये नहीं होगा। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे? शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा और सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। सकारात्मक से अभिप्राय है पॉजिटिव, उसे गुड कहना, उसे अच्छा कहना आदि। छात्र किस स्थिति में पढ़ने व सीखने के लिए तत्पर होंगे? जब विद्यालय हमारा संसाधनों से फुलफिल होगा, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष होगा, तब सीखने के लिए तत्पर होंगे। संसाधन में टीचर भी चूंकि आ जाते हैं, तो और ये जो ए सी टी है, ये तीनों समाहित हैं संसाधन में। टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? रोचक बनाकर, स्वयं सीखने के अवसर देकर, प्रभावी बनाकर, उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी। 97, रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। बिना किसी भूमिका के शिक्षण आरंभ कर देना, कविता या गीत सुनाना, ससमयिक घटना बताना, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करना। तो ऑप्शन ए ये है, किसी भूमिका के, बिना किसी भूमिका के शिक्षण आरंभ कर देना, ये प्रस्तावना तकनीकी में शामिल नहीं है। रोचक आकर्षक चित्र एवं बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन से युक्त कक्षा शिक्षण की तकनीकी सभी को शामिल करना, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा। संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा। ध्यानाकर्षण पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक की तालिका की शुरुआत करने से पहले बॉक्स में संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण लिखा हुआ है। अंतिम बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? अंतिम बॉक्स में लिखा है प्रोजेक्ट कार्य। पहला तो PRE है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, और अंतिम जो है वो प्रोजेक्ट कार्य है। 18 जो टीचिंग टेक्निक है उसमें आप उसको खोल के देख सकते हैं। रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? घटना या दृष्टांत सुनाना, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना, रुचिकर कविता या गीत सुनाना, ये सभी। जी हाँ, ये सभी जो है हम रोचक प्रस्तावना के लिए उपयोगी साबित होते देखते हैं। शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेल, कहानी से क्या लाभ होगा? 2 और 3, यानी बच्चों का उत्साह और आनंद मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से सहयोग करेंगे और सीखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य ध्यानाकर्षण शिविर के किस सप्ताह में शामिल किया गया है? वो तीसरे सप्ताह में शामिल किया गया है। शिक्षण तकनीकी 4 में किसका वर्णन किया गया है? शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग, टीएलएम का उपयोग की बात की गई है। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से क्या लाभ होंगे? समान और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की अवधारणा स्पष्ट होगी। विषय वस्तु की समझ और स्पष्टता आएगी। शिक्षक में अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आएगा। उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी, ये विकल्प सही। गतिविधियां हमारे शिक्षण कार्य को रोचक एवं क्रियाशील बनाती हैं, अस्त व्यस्त कर देती हैं, केवल मनोरंजन का साधन है,
कठिन बना देती हैं? नहीं जी, ये रोचक और क्रियाशील बनाती हैं। 106 सभी को शामिल करने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, सभी बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देना जिससे बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सके। बी है, बच्चे एक दूसरे की मदद करें, सीखने में पीछे छूट जाने की संभावनाएं कम हो जाएं। सभी को खेल खिलाना। 1 और 2, तो डी नंबर 1 और 2 ये सही है। खेल खिलाना ये निरुद्देश्य चीज हो गया, निरुद्देश्य कथन है, तो इसलिए ए और बी सही होगा। सरल से कठिन की ओर में सरल का आशय है बच्चे जिसका उत्तर बता दें, जो ज्ञात हो दिखाई दे, जिसे छू सके तथा पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, वही सरल है। जी हाँ, सही है। जो ऑप्शन बी सही है। एक शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण एवं कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था। बी है, रोचक प्रस्तावना तथा शिक्षण अधिगम सामग्री। सी है, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी, आज के प्रयोग, उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन सही है। कक्षा शिक्षण के दौरान क्या ना करें? कहानी का प्रयोग, उत्साहित करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग, आकलन, हताशा वाले शब्दों का प्रयोग। ये तीनों करने हैं सर। कहानी का प्रयोग करना है दौरान, शिक्षण के दौरान जो है कहानी का प्रयोग करना है, उत्साहित करना है, आकलन करते रहना है, लेकिन हताशा वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अनेक बार अभ्यास करने से छात्रों में अवधारणात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस आ जाती है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अभ्यास की आवश्यकता होती है। 112वां, प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, टीएलएम का प्रयोग, अभ्यास के अवसर देना, सभी छात्रों को शामिल नहीं करना। ये गलत चीज है सर, सभी छात्रों को शामिल करना ये टेक्निक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। मैंने डी ऑप्शन सही माना जाएगा, ये चीज चूंकि ये गलत है। तो प्रश्न के अनुसार डी सही होगा। कक्षा शिक्षण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? कक्षा शिक्षण में सभी छात्रों को शामिल करने का प्रयास ये तो करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक टीएलएम का प्रयोग, जी हाँ, इसकी अति नहीं होनी चाहिए, यही ऑप्शन सही है। बच्चों को आपस में चर्चा पर चर्चा करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर देना, ये ठीक है। उपरोक्त सभी ये ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक टीएलएम का प्रयोग, किसी चीज की अति जो है ठीक नहीं होती है, तो अति नहीं करना है। कक्षा 3 के विषय हिंदी में लर्निंग आउटकम बच्चे संज्ञा को पहचानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में ध्यानाकर्षण पुस्तिका में निम्न में से किससे संबंधित वृत्तांत का उल्लेख किया गया है? यह है साहसी सीमा। जी हाँ, आप ध्यानाकर्षण किताब देख सकते हैं, उसमें साहसी सीमा के वृत्तांत का उल्लेख किया गया है। कक्षा 8 के गणित विषय में लर्निंग आउटकम बच्चे टीएलएम के उपयोग के बारे में जानते हैं के लिए ध्यानाकर्षण पुस्तिका में कौन सी आवश्यक सामग्री का उल्लेख है? तो इसमें ऑप्शन ए है एटीएम कार्ड का प्रारूप, एटीएम कार्ड के प्रारूप, एटीएम मशीन के चित्र वाला चार्ट, रुपया टीएलएम कार्ड का प्रारूप, इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन सही है, एटीएम कार्ड का प्रारूप, एटीएम मशीन के चित्र वाला चार्ट। आओ सीखे का प्रसारण कितने बजे होता है? आओ सीखे का प्रसारण 11:20 AM पर होता है। वी लर्न इंग्लिश। किसी शिक्षण प्रक्रिया में पूछो बॉक्स का उल्लेख, किस शिक्षण प्रक्रिया में पूछो प्रश्न बॉक्स का उल्लेख किया गया है? कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम बच्चे कार्बन के प्ररूप का अर्थ इसके वर्गीकरण को समझकर बोलते हैं और लिखते हैं में। जी हाँ, ध्यानाकर्षण पुस्तिका में शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि जब संख्याओं का मान निश्चित होता है, जैसे 10, 13, 11 आदि, तो हम अचर संख्या कहते हैं, अर्थात इनका मान बदल नहीं सकता। किस कक्षा के लिए इसका वर्णन किया गया है? कक्षा 6 के लिए वर्णन किया गया है। चर और अचर, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल।
ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट मैपिंग तकनीक से किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत वर्णित की गई है? परिवेशी संसाधनों का प्रयोग, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचारों, रोचक खेलों, कहानी, रोल प्ले आदि का प्रयोग, यही है दूसरा नंबर, क्योंकि ये बड़ा है। कॉन्सेप्ट मैपिंग इन्हीं से करना है। सीखने के लिए बातचीत सरल करेंगे तो छोटी छोटी चीजें हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए वर्कशीट का उपयोग का उद्देश्य क्या है? बच्चों की कार्यपत्रक पर कार्य करने में आनंद आएगा, जी हाँ सही है। बच्चों को अभ्यास करने में आसानी होगी, जी सही है। बच्चों में स्पष्ट समझ विकसित होगी, जी सही है। इसका मतलब उपरोक्त ए बी सी तीनों विकल्प सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? किसी प्रकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना, किसी प्रकरण पर नक्शा तैयार करना, किसी प्रकरण की व्याख्या करना, किसी प्रकरण को बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना। तो बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना, यही है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग का एक तरीका है बच्चों को कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तरीका है बच्चों को सिखाने का, उन्हें अनुशासित रखने का, तार्किक चिंतन का, तर्क रखने का, तो सिखाने का एक तरीका है कॉन्सेप्ट मैपिंग। ध्यानाकर्षण में समाहित किया गया है कक्षा 1 व 2 के बच्चों के भाषा, गणित के संबंधित जरूरी जानकारी एवं रोचक गतिविधियां, जी गलत। ध्यानाकर्षण में 1-2 की तो बात ही नहीं है। शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित जानकारियों, उपयोगी सूचनाएं, जी नहीं। विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकियां, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। सर 123वां क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, अब 24वां क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है सर, आप इसे ध्यान नहीं दीजिएगा। ये 124 है। शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है? तो ये भाग 4 में दी गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 124 प्रश्न किए सर। आपने हमारे साथ इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी आप तैयारी सुनिश्चित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।